इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 1, जिसमें हम अध्याय 1 विषय 1 पढ़ेंगे ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए जानते हैं कि उस समय ईंटों का इस्तेमाल होता था कि नहीं होता था, मनकों का प्रयोग करके क्या बनते थे तथा अस्थियां क्या है, इसके बारे में। तो हड़प्पाई मोहर चित्र 1 सामने आपको दिख रहा है ना, एक हड़प्पाई मोहर, एक सिंह वाला गेंडा इसमें दिखाई देता होगा आपको। तो संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता बोलो चाहे सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है ये कौन सा, यह हड़प्पाई मोहर। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। यहाँ पर जो हमें तस्वीर देखने को मिल रहा है, ये तो चित्र बना ही है, एक जानवर का चित्र है, लेकिन इस पर क्या लिखा है अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। क्यों नहीं पढ़ा जा चुका है? क्योंकि वो भाषा किसी को पता ही नहीं है, तो पढ़ेगा कौन जी? पता रहेगा आपको तब ना आप उसको पढ़िएगा। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विशेष रूप में, उस समय जितने भी लोग थे उनके विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुएं, जैसे उनके आवासों, मृत भंडारों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिली है। और ये जितने भी सामान वहां पर मिले हैं उससे हमें काफी जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक शहर भी हुआ करता था। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पाई सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य की व्याख्या कैसे की जाती है, किस तरह होता है, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से पूरा भरे पड़े हैं। आज भी जानकारी भैया हम लोग का है ना, यहाँ पर लिखा है कि ऐसे सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से पड़े हैं, मतलब हमें पता नहीं है और हो सकता है कि हमें मिल भी जाए, हमेशा ही रहे। यहाँ पर लिखा है हो सकता है कि हमेशा ही ऐसा ही रहे कि हमें कुछ भी जानकारी ना मिले कि पुराने जमाने के लोग कैसे रहा करते थे, क्या किया करते थे, इन मोहरों का, इन सिक्कों का क्या करते थे। लेकिन कभी कभी हम फिल्म देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि भैया ये सिक्का था, इसका इस्तेमाल हम लोग इस कारण से करते थे, हाई हाउ हाई फलना चिल्ला सब किया करते थे, समझे। तो परिभाषिक शब्द स्थान तथा काल, परिभाषिक शब्द स्थान और उस काल के बारे में। थोड़ा सा इतिहास तो बोरिंग चैप्टर है, हम नहीं मानते हैं, आप मानते होगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे बोरिंग नहीं लगता है। एक ही चीज को बार बार पढ़ने से आदमी का मूड खराब नहीं होता, उसको और जानकारी मिलती है। और जिसको बोरिंग फील होता है उसको जानकारी पसंद नहीं है, इसलिए उसको बोरिंग फील होता है। आप तो होशियार हो, लगे रहो। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। और पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए होता है, चाहे उस ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक, चित्र 1 या 2 और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। और ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिले हैं। ये जितने भी वस्तु है जो सामने दिख रहा है आपको, ये सब कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान
तो बलूचिस्तान को ही आज पाकिस्तान बोलते हैं, क्योंकि वो सब बलूचिस्तान के मतलब इलाके में आता था। तब बलूचिस्तान नाम कौन रखा? जब मुगल लोग जीतते आ गए उधर से, ईरान से, तो वो लोग उधर का नाम बदल डाले और फिर बाद में पाकिस्तान रख दिया गया। पाक शब्द जो है मुस्लिम शब्द में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। शुद्ध हिंदू में शुद्ध बोले, हिंदी में शुद्ध शब्द को मुस्लिम शब्द अपने अफगानी भाषा में उसको पाक बोलते हैं, पाक भाषा। तो उसी को पाक स्थान मतलब उस जगह, तो पाकिस्तान हो गया। तो गुजरात जैसे इलाके में हमको वहां पर मिला है, लेकिन जो आज पाकिस्तान में होता है वो कभी भी पाक नहीं होता है। सब उधर एक से एक जल्लाद बैठे हुए हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। मानचित्र 1 देखो, मानचित्र 1 में आप देख सकते हो, चाहे आप 2 में देख सकते हो, किस तरह आपको वहां पर तस्वीर और सिक्के दिखाई दे रहे हैं, और ये सब अलग अलग प्रकार के घुमटेदार कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उस इलाके का नाम हड़प्पा था, इसीलिए उसका हड़प्पा सभ्यता से जोड़ दिया गया नाम। ये कोई जरूरी नहीं है कि उस जमाने में जो लोग हुआ करते थे वो किस नाम से उसको बुलाते थे, कौन सा नगर बुलाते थे, लेकिन यहाँ पर माना जाता है कि हड़प्पा जगह है तो हड़प्पा नामक स्थान से उसको बोला जाने लगा, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता हो गया। पृष्ठ संख्या 6 पर जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि नाम पर किया गया है, किसके खोजी गई थी उसके नाम पर किया गया है, और उसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। मतलब आज से करीब करीब 2 इधर का 2 उधर का, तो 26 से 27 वर्ष साल पहले की बात ये बताया जा रहे हैं। और इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। तो हड़प्पा सभ्यता जहां पर था उसके पहले भी वहां पर सभ्यता थी और उसके बाद भी हुआ, जिन्हें क्रमश से आरंभिक अथवा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। वह एक तो हो गया आरंभिक एक प्रवर्ती है, जो शुरुआत से हुआ और जो बीत गया था, तो उसको अलग अलग प्रकार के नाम से जानते हैं। बीता हुआ हड़प्पा सभ्यता, एक सामने आया हुआ हड़प्पा सभ्यता। और इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इससे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है कि यह हड़प्पा संस्कृति थी। ये देखो मनके, बाट तथा फलक। अब मनके में आ जाएगा ये सब गोलाकार, ये सब माला बना के लोग पहनते थे। बाट में आ जाएगा ये, और फलक में आ जाएगा ये बड़ा बड़ा जो सामने दिख रहा है ना भाई, ये आप सामने देखो, ये कुछ मैप आपको दिख रहा है, मैप दिख रहा है ना, तो ये नदी के बारे में, झेलम, चेनाब, रावी, ये सब अभी हिंदुस्तान में आते हैं। ऐसे होकर तो पाकिस्तान में जाते ही हैं, लेकिन हिंदुस्तान से होकर जाते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, हड़प्पा, ये सब उसका नाम भी बताया जा रहा है जहां पर ये सब पहले के जमाने में जितने भी नगर शहर बसे हुए थे उनका नाम। सिंधु सभ्यता, सतलज, गंगवेरी वाली और चनहुद्रो, कोट दीजी, ये अलग अलग प्रकार के उधर के नाम हैं। तो इधर को आप अभी तक ले क्या पढ़े? सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, ठीक है। अब हम गंगा नदी के तरफ का पढ़ेंगे कुछ नीचे जाने के बाद, तो अभी से सस्पेंस रखो, आगे चल के अच्छा लगेगा। तो अंग्रेजी में बीसी, यहाँ पर बीसी लिखा गया है, और हिंदी में ईसा पूर्व। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है, का तात्पर्य बिफोर क्राइटस मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के पहले से है, समझे। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाते हैं, मिलता है ना जी, आपको ये मिलता है ना देखने को, हाँ। तो यह मानो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्षों से है। और आजकल एडी की जगह CI तथा BC
CI तथा BC की जगह, नहीं समझे ना, यहां से देखो आप, AD के जगह पर CI, AD के जगह पे CI और BC के जगह पर BCI का प्रयोग होता है। अब याद रहेगा, AD के जगह पर CI और BC के जगह पे BCI का इस्तेमाल अब किया जाता है। तो CI अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा कॉमन एरा का हो गया कि कॉमन एरा में उसको बोला जाता है CI पहले का, और BCI का बिफोर कॉमन एरा, तो ईसा के बाद के साल जो भी बीता उसके बारे में बताया जाता है। तो BCI और आगे क्या है BC, तो BC से बदलकर CI कर दिया गया। CI और BCI ये दो याद रखना। और बदला किससे गया है, BC से CI और BC से BCI, याद रहेगा ना। क्योंकि AD बदल गया और BC बदल गए। जब AD और BC बदल जाते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है, कुछ ना कुछ उसमें सोच समझ कर बदला गया होगा, नहीं तो कुछ लोग होते हैं ऐसे ही बदल डालते हैं बच्चों लोग को परेशान करने के लिए। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है। तो BP का मतलब जानते हो, ब्लड प्रेशर, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, आज प्रेजेंट से पहले का। तो इस पुस्तक में हमने BCI के लिए ईसा पूर्व, BCI के लिए ईसा पूर्व और CI के लिए याद रहेगा, BCI के लिए ईसा पूर्व और CI के लिए तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखना, ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पहले, और ईसवी ईसा के जन्म के बाद का, 2 लाइन में काम खत्म। यह आप सामने देख सकते हो, आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति। इसमें सिंधु और चोलिस्तान मतलब पाकिस्तान, थार रेगिस्तान से लगभग लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र में बस्तियों की संख्या के स्तंभ में ये आंकड़े देखिए। जैसे में सिंधु और चोलिस्तान में कितने बस्तियों की कुल संख्या 106, और चोलिस्तान में पाकिस्तान में मिला कितना 239। अब सिंधु नदी भी कहां पर है, पाकिस्तान में ही है। आरंभिक हड़प्पा स्थल 52 और चोलिस्तान में 37, विकसित हड़प्पा स्थल 65, 136। इधर नए जगहों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 43 और पहले पाकिस्तान में 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल, जो हड़प्पा स्थल ने उसको त्याग दिया 29, सिंधु में 29 और चोलिस्तान में 33 त्याग दिया गया। राइट, हटाओ यहां से, फेंक दो। आरंभ, शुरुआत, तो चलिए हम यहां पर शुरुआत कर देते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी और ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। आप समझे कि नहीं समझे? आसान है, हर चीज के साक्ष्य वहां पर मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग 9 के बराबर थी। बड़ा संरचनाएं एक भी नहीं थी, केवल महल को छोड़कर। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में, कुछ जगहों पे बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों से त्याग दिए जाने वाले ऐसे प्रतीत होता है। कुछ किसी चीज को जला दिए जाते थे या उसको त्याग दिए जाते थे। तो इसका सबूत मिला है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। यहाँ पर देखो,
आरंभिक हड़प्पा, शुरुआती हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता जब प्रचंड अपने शिखर पे था, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर था ना जी। अब आता है निर्वाह के तरीके। किसके तरीके? निर्वाह के तरीके। आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थलों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। तो हड़प्पा सभ्यता कहां पर, हड़प्पा सभ्यता चाहे संस्कृति कहां पर पनपी? जहां पर पहले से हड़प्पा संस्कृतियां मौजूद थी, अस्तित्व में थी। हाँ भैया, बेटा पैदा होता है तो बाप को थोड़े भूल जाता है। तो वही बात यहाँ पर हो जाती है कि शहर की डेकोरेशन हुआ, शहर का संस्कृति बढ़ाव हुआ, तो अपने पूर्वजों को थोड़े भूल जाएगा। हमारे जीन्स क्या थे, हमारे गोल्स क्या थे, उसको थोड़े भूल जाता है कोई भी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल, एक जगह से दूसरे जगह जाना, वह भी सम्मान थे और बहुत ज्यादा सामान्य थे निर्वाह के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, यहाँ पर दिया है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जितने भी थे कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिसमें मछली भी शामिल है, ये सब प्राप्त करके वो लोग खा लेते थे। पेड़ पौधे या मछली, जानवर कोई भी से प्राप्त भोजन करते थे और इन्हीं से प्राप्त किए गए सारे प्रकार के भोजन को ये लोग खाते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से, जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं और इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। और इनका अध्ययन जो है, जो वनस्पति के बारे में जानते हैं, तो वनस्पतिज्ञ उनको बोला जाता है, वो सब इनके बारे में जानते हैं। जो प्राचीन वनस्पति के माध्यम चाहे अध्ययन करते हैं, उन्हीं को ये सब पता होना जरूरी होता है। ये सामने तस्वीर देखो, देवसादार, अमरीनाल, कोटदीजी, सिसवल, सिंधु, ये सब जगह है जहां पर अलग अलग सभ्यता को पनपाया गया था, सभ्यता सामने आई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दोनों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चीनी तथा तिल शामिल है। हड़प्पा स्थलों से जो भी मिले हैं उसमें हमें गेहूं मिला, जौ मिला, दाल मिला, सफेद चना मिला तथा तिल शामिल है, ये सब उसमें मिला है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए, इसलिए उधर बाजरा खूब बोया जाता है। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं, एकदम कम, क्योंकि चावल तो भैया हम लोग के इलाके में कम ही होता था, साउथ वाले इलाके में होता था ज्यादा। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियां, खूब ज्यादा जानवरों की हड्डियां मिली है। उसमें मवेशियों जिसको हम लोग पालते हैं, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है, जो हमें मिला है वहां पे। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। हाँ भैया, सभी जानवर पालतू तो थे ही, क्योंकि भैंस, बकरी, सूअर सब पाला जाता है। मवेशी जैसे गाय, भैंस, उसको तो पाला ही जाता है, पालतू जानवर है भैया, पाला जा सकता है उसको। आपके भी घर में होगा। जंगली प्रजाति जैसे बराह, सूअर, हिरन, मतलब बराह सूअर जो जंगली सूअर के नाम से जाना जाता है, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी वहां पर मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा उन आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे, मतलब इसको स्वयं मारते थे, चाहे किसी के वजह से उसको प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है वहां पे, कुछ लोग होंगे मछली पका कर खाने वाले। ये आरंभिक हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र दिखाया गया है, बाद में ये बढ़ा भी है। तो कृषि प्रौद्योगिकी, अब कृषि में कैसे प्रौद्योगिकी हुआ उसके बारे में जानिए यहाँ पे। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं,
यहाँ भैया खेती बाड़ी होता होगा, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है, क्योंकि उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल जाए ये जो नहीं हो सकता भैया, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या जोते हुए खेतों में, जब खेत जोत दिए जाते हैं तो जोते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था कि नहीं किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां जो रेखांकित हम लोग करते थे तथा वो मृण मूर्तियां या इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, मतलब ये जो वृषभ की जानकारी थी, समय बदलने की जानकारी, उसकी जानकारी थी, किसी को पता था। और इस आधार पर पुरातात्विद यह मानते हैं कि जितने भी पुरातात्विक लोग हैं ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, खेत जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों, कई जगहों पर बनावली हरियाणा से, हरियाणा को पहले नाम था बनावली, तो बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। और इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, राजस्थान को कालीबंगन के नाम से जाना जाता था, तो कालीबंगन आज उसको राजस्थान बोला जाता है, नामक स्थल पर जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। कहाँ? हरियाणा, जिसको पहले बनावली, चोलिस्तान मतलब पाकिस्तान, बनावली हरियाणा, कालीबंगन मतलब राजस्थान। याद रहेगा, यह नाम आपको पूछ सकता है परीक्षा में। तो जोते गए खेतों का साक्ष्य वहां पर देखने को मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता चाहे स्तरों से संबंधित है, चाहे संबंध रखता है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह, इन सभी खेतों में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। एक दूसरे को समकोण पर काट रहे त्रिभुज पर, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। एक फसल एक बार में नहीं, अलग अलग फसल भी उसमें उगाए जाते थे। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों का पहचानने का प्रयास भी किया कि भैया ये सारे चीज काटे कैसे जाते थे। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हथों में बिठाए गए, लकड़ी के हथों में जो बिठाकर आरी बनाए जाते हैं, तो बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे काटने के लिए, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे फसल चाहे किसी भी चीज को काटने के लिए। अधिकांश हड़प्पा जगहों पर देखेंगे तो अर्ध शुष्क क्षेत्र, जहां पर नमी वाला इलाका है, तो उस क्षेत्रों में स्थित है जहां पर नमी आसानी से मिल सके, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, वहीं पर ये लोग अपना आसन अड्डा सड्डा वहां पर लगाते होंगे। अफगानिस्तान में सोर्तुघाई नामक हड़प्पा स्थलों से अफगानिस्तान में जाओगे तो सोर्तुघाई नामक एक हड़प्पा का जगह मिलेगा, जो नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं वहां पर, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं, क्योंकि पंजाब और सिंध में उनके जैसा तो नहीं यहाँ पर होता था। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें जो है बहुत पहले ही गाद से भर गई थी, पूरा उसको भर गया था। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का, जो कुआं से प्राप्त हमें पानी मिलता था, पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता हो। और इसके अतिरिक्त धौलावीरा मतलब गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था, जल को बचाने के लिए किए जाते थे। और जो सामने आपको तस्वीर दिख रहा है, ये धातु के औजार हैं, ये लोहा का औजार है जो काटने छेदने के लिए कहीं काम आता होगा। अब आता है पुरातत्वों की पहचान कैसे की जाती थी, कि ये पुरातात्विक सामान है, उसकी पहचान कैसी होगी, कैसे किया जाएगा। तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल थी, और इन सभी को पत्थर
धातु तथा मिट्टी से बनाया गया था। इन सभी को आवश्यकता अनुसार इसको मिट्टी से बनाया गया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक से कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो दो जानो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के सभ्यता में दो सभ्यता पनपी, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता। ठीक है। औलत चक्कियां, ये जो चक्कियां आटा पीसने के लिए काम आती है, तो औलत चक्कियां बड़ी संख्या में मिली है वहां पे, क्योंकि ये तो जल्दी पिघलता नहीं है, ना खराब होने वाला, जैसा तोपा गया वैसा मिल गया। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए, किसी भी अनाज को पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी चक्का, चाक। और साधारण ये चक्कियां स्थूल, कठोर, कटरीले, अग्नीज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। और जितने भी ये सब पत्थर हुआ करते थे, 3-4 पत्थर को मिलाकर बनाए जाते थे। और आमतौर पर देखा जाए तो इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत यहाँ पर हमको मिला है कि बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल किया गया है। चूंकि इन चक्कियों के तल जो है, नीचे वाला इलाका, वो सामान्यतः उतल है। उतल मतलब क्या, थोड़ा सा उठा हुआ और घिसा हुआ भी है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में, जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। और मिट्टी में दबा रहेगा तो हिलेगा नहीं, शायद इसलिए लोग मिट्टी में दबा कर रखते होंगे। और उसके मुठा पर बकरी भैंस बांध देते थे, रहो इसी पर रहो, बकरी नहीं तो भैंस बांध देंगे, इसी पर घुमत रहो। 2 मुख्य प्रकार के चक्कियां मिली है। कौन सा? एक वे है जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया गया है, आगे पीछे चलाया गया मतलब सिलवट जैसा, हाँ, जिससे निचला पत्थर खोखला हो चुका है। तथा दूसरी वो है जिसका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियां तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता है। जड़ी बूटी कूटने के लिए, चाहे मसाला कूटने के लिए, वो मूसल नहीं होता है, वैसे ही उसको बनाया जाता था। और इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया कि ये सालन पत्थर है। कौन पत्थर? सालन पत्थर का नाम दिया गया। तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांग लिया। और जो बावर्ची थे वो रसोई घर में काम करने के लिए संग्रहालय से, जहां पर ये सब सामान को इकट्ठा करके रखा जाता था, वहां से एक पत्थर को उधार ले लिया, मांग लिया। और अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकवेंशन एक्ट मोहनजोदड़ो 1937 से अद्भुत। तो ये सब हम अभी तक जानकारी देख लिए। तो ये देखो, पुरातात्विक वर्तमान समय की तुलना से यह समझने का प्रयास करता है कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रकार, किस प्रयोग में लाए जाते थी। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल के चक्कियों से कर रहे हैं, क्योंकि चक्की वैसा ही होता था, सिलवट लोढ़ा, तो उसी के बराबरी कर लेते हैं। क्या यह एक उपयोगी नीति थी? अवश्य उपयोगी नीति थी, क्योंकि उपयोगी नीति नहीं होगी तो उसमें काम नहीं आता था, हम उसको देखते नहीं। ये देखो, गुजरात से मिला है, धौलावीरा से मिला जलाशय, जिसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दिया गया है। इसको देखो किस तरह राजगिरी कार्य पर ध्यान दिया गया, एकदम लाइन बाय लाइन इसको बनाया गया है। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है? हाँ, तो इसको एक अलग प्रकार के ढंग से बनाया गया है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, जिसमें एक नियोजित शहरी केंद्र, मतलब शहर को कैसे बसाया गया, उसका केंद्र कैसे लगाया गया, उसके बारे में हम अगले भाग में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें तो पढ़ूं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको जो कुछ भी डाउट हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।